अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन को डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमंस के अंदर कैसे जो है गैसें एक्सचेंज होती है। मींस ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से हमारे टिश्यूज़, बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वहाँ तक कैसे पहुँचती है, या ऑक्सीजन की जो लोडिंग है लंग्स के अंदर एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की लोडिंग है हेमोग्लोबिन के अंदर वो किस तरह से होती है, ये सारा मैकेनिज़्म जो है हमने पढ़ा। इसके बाद हमने उसकी टिश्यूज़ लेवल पे अनलोडिंग को भी थोड़ा डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि ऑक्सीजन वाले लेक्चर में हमने पहले डिस्कस किया कि ऑक्सीजन और CO2 जो है ये दोनों क्या हैं, ये रेस्पिरेटरी गैसेस हैं कि ह्यूमंस जो हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो इन दोनों गैसेस की एक्सचेंज हो रही होती है। कहाँ पे अब एक्सचेंज होती है, ये हमारा जो है कंसर्न है। एक्सचेंज एक तो हो रही होती है एल्वियोलाई की जो दीवारें हैं, जिसको हमने रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का नाम दिया था। एक तो एक्सचेंज हो रही होती है वहाँ पे कि वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई के पास चली जाती है और एल्वियोलाई के अंदर जो बाहर से ऑक्सीजन आई होती है, इंटर होती है ऑक्सीजन, वो एल्वियोलाई से हमारे ब्लड में चली जाती है। एक तो एक्सचेंज हो गया लंग्स के लेवल पे कि लंग्स पे क्या हो रही है, लंग्स में CO2 की क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है बाहर की तरफ जो है। एल्वियोलाई के अंदर CO2 आएगी ब्लड से, एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलाई से होते हुए बाहर चली जाएंगी। दूसरी जो एक्सचेंज है हमारे पास, गैसें एक्सचेंज जो है वो कहाँ पे हो रही है, वो एट द टिश्यू लेवल हो रही होती है कि जहाँ पे हमारे बॉडी के जो टिश्यूज़ थे, जहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट था, वहाँ पे गैसें एक्सचेंज होती है कि वहाँ जो हमारे कैपिलरीज के अंदर जो है आर्ट्रियोल्स हैं, वो अपनी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लाइब्रेट करते हैं। ऑक्सीजन को लाइब्रेट करेंगे तो ऑक्सीजन एज ए रिज़ल्ट चली जाएगी हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं उनके पास चली जाती है, और वहाँ पे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होती है, और ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो टिश्यूज़ या सेल्स से लोड हो जाती है इनटू आवर ब्लड वेसल्स या वेन्यूल्स कह लें, और वेन्यूल्स के थ्रू ये वापस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड जो है वो हमारा हार्ट में आ जाता है, और हार्ट से दोबारा ये हमारे लंग्स में आ जाता है। और लंग्स से फिर क्या होता है कि CO2 को हम जो है एल्वियोलाई के अंदर लोड कर देते हैं और इसके थ्रू जो है बाहर निकाल दिया जाता है। ये एक साइक्लिक मैकेनिज़्म है कि साइकिल के थ्रू दोनों गैसेस जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन जो है नॉस्ट्रल से इंटर होती है, पहुंच जाती है एल्वियोलाई तक। ये हमने डिस्कस किया है पहले भी, मैं आज आपको बस थोड़ा सा इसका जो है ओवरव्यू दे रहा हूँ। एल्वियोलाई तक अब ऑक्सीजन पहुंच गई है तो वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन की लोडिंग होती है इनटू ब्लड वेसल्स। कौन सी ब्लड वेसल, जो एल्वियोलाई की दीवारों के साथ साथ होती हैं ब्लड वेसल, वहाँ पे क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की लोडिंग हो जाती है। अब ऑक्सीजन की लोडिंग ब्लड वेसल्स के अंदर हो गई तो ये वाला जो ब्लड है, ये जो वेसल्स है, ये हमारे हार्ट की तरफ चली जाती हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड को लेके, और हमारा हार्ट जो है ये पंप कर देता है टुवर्ड्स टिश्यूज़। टिश्यूज़ में जब ये जाती हैं ब्लड वेसल्स, आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं, तो आर्ट्रियोल्स पे जाके क्या होती है, अनलोडिंग होती है। वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो हमारे टिश्यूज़ के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पे एक चेंज होता है, ऑक्सीजन तो अनलोड हो गई, बाकी जो रेस्ट ऑफ द ब्लड है उसमें क्या हो जाता है कि हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो मेटाबॉलिज्म के ज़रिए क्या करते हैं, CO2 प्रोड्यूस करते हैं। CO2 क्या है, टिश्यू लेवल पे क्या हो जाती है, लोड हो जाती है इनटू आवर ब्लड, और इस तरह से कैपिलरीज का जो दूसरा पोर्शन है जिसको हम वेन्यूल्स कहते हैं, वेन्यूल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को
ले लेता है फ्रॉम आवर सेल्स या टिश्यूज़, और वेन्यूल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करती हुई हमारे हार्ट में आ जाती है, और हमारे हार्ट से दोबारा ये हमारे लंग्स में आ जाती है थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। अब जैसे ही पल्मोनरी आर्टरीज हमारे लंग्स के अंदर इंटर होती हैं तो उनके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। कितना होता है, 54 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड इंटर हुआ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो कितना है, 54 ml। अब 54 ml CO2 पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है ये जब लंग्स के अंदर आता है और एल्वियोलाई की दीवारों के साथ वो वेसल्स गुजरती हैं, तो यहाँ पे एक होता है एक्सचेंज गैसेस का, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अब ब्लड में प्रेजेंट है वो वहाँ से क्या हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है इनटू एल्वियोलाई, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है इनका एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लड। और इस तरह से एल्वियोलाई के अंदर होते हुए वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर जो है एक्सहेल कर दी जाती है। रिमेनिंग जो ब्लड है उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो रह जाता है वो कितना है, 50 ml पर 100 ml, मीन्स ओनली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो एक्सचेंज हो रही है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेन्यूल्स के अंदर जो है, आर्टरील्स के अंदर जो CO2 थी वो उसका लेवल कितना था, 50 ml पर 100 ml। जैसे ही वेन्यूल्स के अंदर ब्लड पहुंचा तो वहाँ पे CO2 की लोडिंग हुई है, तो लोडिंग के नतीजे में CO2 की कंसंट्रेशन वहाँ पे कितनी हो गई है, 54 ml, 4 ml का इजाफा हो गया है। और जब यही वेन्यूल्स दोबारा से हार्ट में चले गए और हार्ट से दोबारा पल्मोनरी आर्टरी जब लंग्स के अंदर जाती है तो वहाँ पे CO2 की अनलोडिंग हो जाती है, और वो जो कंसंट्रेशन 54 पे पहुँच गई अब वो दोबारा से कहाँ पे आ जाती है, 50 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड पे आ जाती है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मोर सॉल्युबल है, ऑक्सीजन की निस्बत जो है इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है ब्लड के अंदर डिजॉल्व होने की। और यहाँ से ये क्या हो जाती है, हमारे बॉडी सेल्स के अंदर जैसे ही मेटाबॉलिज्म होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज़ हो जाती है इनटू आवर सराउंडिंग टिश्यू फ्लूइड, और टिश्यू फ्लूइड से ये दोबारा इंटर हो जाती है हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है, अब इसके जो हैं 3 पाथवेज हैं, 3 रूट्स हैं जिसके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रैवल करती है इनटू आवर ब्लड। नंबर 1, 20% ऑफ CO2 जो है वो किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। हमने बात की कि हमारे जो ब्लड है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, और रेड ब्लड सेल्स के जो लेक्चर में हमने बात की थी कि उसके बाहर एक छोटी सी जो है पर्दे लाइक जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि उसको रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर प्रोवाइड कर रही है। उसको हम क्या नाम देते हैं, हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, 4 चेन पे मुश्तमिल होती है प्रोटीन, और 524 आई थिंक अमाइनो एसिड है इसके, इतना ही है अंदाज़तन, कंफर्म फिगर नहीं है, अंदाज़ा मैं बता रहा हूँ 524 अमाइनो एसिड है, और 4 जो है चेन है इसकी। तो हेमोग्लोबिन जो है ये दोनों से बाइंड करने की कैपेसिटी रखती है, ये ऑक्सीजन से भी बाइंड कर लेती है और CO2 से भी बाइंड कर लेती है। जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है तो हम इसको नाम देते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन का, और जब CO2 के साथ बाइंड करेगी तो फिर इसका नाम क्या होगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। तो नंबर 1 पे जो है CO2 जो है ब्लड में किस तरह से डिफरेंट जो है स्टेट्स में ट्रेवल करती है। नंबर 1 पे क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, कि हेमोग्लोबिन जो है HB था, HB है, HB हम कहते हैं हेमोग्लोबिन को। इसके साथ अगर हम
CO2 लगा दें, CO2 मालिक्यूल लगा दें, तो फिर हम इसको नाम देते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन का। और हमने ऑक्सी हेमोग्लोबिन के लिए क्या लगाया था, जस्ट O2 लगाया था, O2 लगाया था HB के साथ। HB क्या है हमारे पास, हेमोग्लोबिन के लिए हम यूज़ करते हैं HB। तो 20% जो है CO2 वो इस फॉर्म में ट्रेवल करती है ब्लड के अंदर। ये कब बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होती है अमाइनो ग्रुप ऑफ हेमोग्लोबिन, कि हेमोग्लोबिन का जो अमाइनो ग्रुप है उसके साथ CO2 जाके क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है थ्रू एस, बिकॉज CO2 क्या है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। हमने अमाइनो एसिड की बात की तो उसमें क्या होता है कि उसका एक एंड जो होता है वो इस तरह से होता है कार्बोक्सी टर्मिनल, और उसका दूसरा एंड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है उसका अमाइनो टर्मिनस। तो ये जो CO2 है ये कहाँ पे आके बाइंड होती है, ये यहाँ पे आके बाइंड होती है अमाइनो टर्मिनस के साथ। 20% तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। 5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है अदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है उनके साथ जाके बाइंड होती है और ट्रेवल कर जाती है टुवर्ड द लंग्स। लेकिन मेजर जो है मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ब्लड के अंदर ट्रेवल करती है। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो ब्लड के अंदर सोडियम के साथ मिलके क्या बना देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे ब्लड प्लाज्मा का एक पोर्शन है। प्लाज्मा कंपोजिशन में भी हमने इसको मेंशन किया था सोडियम बाइकार्बोनेट को। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो क्या है, हमारे ब्लड प्लाज्मा का एक पोर्शन है। इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है कि टिश्यूज से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंटर हो जाती है इनटू कैपिलरीज, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है या जो प्लाज्मा है उसमें 90% कितना क्या होता है, वाटर होता है। तो ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उस वाटर के साथ मिलके क्या बना देती है, कार्बोनिक एसिड बना देती है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो कि कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करता है और किसकी फॉर्मेशन करवा देता है, कार्बोनिक एसिड की। CO2 और H2O जो है मिलती हैं आपस में हमारे ब्लड के अंदर। टिश्यू से CO2 आई थी हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर, वहाँ पे H2O ऑलरेडी प्रेजेंट है। जो CO2 वहाँ पे आई है वो उस H2O को साथ मिल जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और इनका जो मिक्सचर है उसको हम क्या नाम देते हैं, कार्बोनिक एसिड का नाम दे देते हैं। जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनता है तो ये क्या है, ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। कार्बोनिक एसिड जो है ये क्या है, स्टेबल नहीं होता, ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है। इमीडिएटली आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इट ब्रेक्स इनटू या स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। कि हमारे ब्लड के अंदर जैसे ही कार्बोनिक एसिड बना तो ये क्या था, एक ट्रांजिएंट कंपाउंड था। ट्रांजिएंट मीन दरमियाना, जो कि स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल। फॉर्मेशन के बाद ये फौरन से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। वो कौन से हैं, हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। यहाँ पे ये दिखाया गया H2O ये आयोनाइज हो जाता है इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ये वाले बाइकार्बोनेट आयंस जो है इसकी हम बात कर रहे थे। अब ये बाइकार्बोनेट जो है हमारे ब्लड के अंदर जो है, ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर ट्रेवल करते हैं किस फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। क्यों, हमारे ब्लड के अंदर सोडियम प्रेजेंट है तो ये बाइकार्बोनेट आयन सोडियम के साथ मिलके सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं।
और ट्रैवल करते करते ये टिश्यूज़ के साथ कैपिलरीज का नेटवर्क था, ये हमारे हार्ट से होता हुआ दोबारा हमारे लंग्स के अंदर आ जाता है। जैसे ही लंग्स के अंदर आएंगे तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है इनटू बाइकार्बोनेट आइंस एंड सोडियम आइंस। बाइकार्बोनेट आइंस दोबारा से हाइड्रोजन आइंस के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। और मैंने आपको बताया कार्बोनिक एसिड क्या है, एक ट्रांजिएंट कंपाउंड है। ये जैसे ही बाइकार्बोनेट आइंस एंड हाइड्रोजन आइंस मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, ये दोबारा से जो कार्बोनिक एसिड है ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है इनटू CO2 और H2O में। H2O हमने पहले बताया कि वो तो वैसे भी ब्लड का पार्ट है, बाकी बच गया हमारे पास CO2 जो कि हमने 4 ml जो है लोड किया था एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। अब ये वाला जो CO2 है ये लंग्स के अंदर आके अनलोड हो गया है। अनलोड होके ये कहाँ पे चला जाएगा, एल्वियोलाई के अंदर चला जाएगा और एल्वियोलाई से हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर को एक्सहेल कर दिया जाएगा। स्मॉल अमाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल 20% था कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में, 5% अदर ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो कैरी कर रही थी, 70% या उससे कुछ ज़्यादा जो था वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में मूव कर रहा था। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, वो कंबाइन हो जाता है पोटाशियम आइंस के साथ। जो हमारे ब्लड के अंदर पोटाशियम आइंस प्रेजेंट है उनके साथ कंबाइन होकर ट्रेवल करता है। इसी के साथ हम एक और बात करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एट्रियल एंड वेनस ब्लड, कि एट्रियल ब्लड जो हमारे दिल से या हमारे हार्ट से निकला था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी थी, वो थी 50 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड। एट्रियल ब्लड की बात करें, आर्टरीयूल्स तक जाते जाते, ब्लड से आर्टरीयूल्स तक जाते जाते कंसंट्रेशन इतनी है 50 ml पर 100 ml, 50 ml पर 100 ml। ये किस लेवल तक है, आर्टरीयूल्स, आर्टरीयूल्स। ये बात की थी हमने यहाँ से, ये देखें, ये अगर ऐसे मैं थोड़ा सा ऐसे ही रैंडम वाइज स्केच बनाऊं तो ये जो था हमारा, ये मैं आपको कैपिलरीज की थोड़ी सी है जो ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैपिलरीज का ये जो पोर्शन है ये क्या है, आर्टरीयूल्स है। ये कहाँ से ब्लड को लेके आ रही हैं, फ्रॉम आवर हार्ट। हार्ट से ये ब्लड जो है आर्टरीज के अंदर आ रहा है और आर्टरीज से ये कैपिलरीज लेवल पे आ गया है। ये क्या है, कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज का एक पोर्शन आर्टरीज है और दूसरा पोर्शन क्या है, वेन्यूल्स। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे बॉडी सेल्स या टिश्यूज कह लें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर जो CO2 की कंसंट्रेशन है, CO2 की कंसंट्रेशन कितनी है, वो है 50 ml पर 100 ml। आर्टरीयूल्स के अंदर जो ब्लड है उनकी, उसके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन कितनी है, 50 ml पर 100 ml। मैंने आपको बात की कि ये वाला जो ब्लड है ये ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, तो यहाँ से जो है O2 जो है यहाँ पे अनलोड हो जाती है, O2 अनलोड हो जाती है इनटू आवर टिश्यूज, और टिश्यूज से निकलती है यहाँ से CO2।
मेटाबॉलिज्म के नतीजे में टिश्यूज से CO2 जो है वो निकलती है यहाँ से, और CO2 लोड हो जाती है इनटू आवर ब्लड, जो कि वेन्स में ट्रेवल करता है, वेन्यूल्स में। अब ये वेन्यूल्स जो हैं ये दोबारा से इस ब्लड को, CO2 कंटेनिंग ब्लड को दोबारा से हमारे हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, दोबारा से हमारे हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। इस वेन्यूल्स के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 54 ml, 54 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। मीन्स 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज से हमारे ब्लड के अंदर चली गई है। और जैसे ही ये ब्लड जो है हमारे हार्ट से हमारे लंग्स के अंदर जाता है, तो लंग्स में क्या हो जाता है? इसका उलट हो जाता है। तो ये जो 54 ml है, इसमें से 4 ml जो है वो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के पास चली जाती है, और ब्लड के अंदर कितनी रह जाती है? 50 ml पर 100 ml। दोबारा से वही लेवल जो है मेंटेन हो जाता है। तो ये एट्रियल और विनस ब्लड में हम CO2 की कंसंट्रेशन को थोड़ा सा हमने ओवरव्यू में डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।